ये 3 लाख करोड़ क्रेडिट गारंटी बैक्ड स्कीम जो आई है, महीना भर हो गया है। उसका जो डेटा आया, क्योंकि एक बात मुझे एडमिट करनी पड़ेगी कि मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे ज्यादा आप ऑलरेडी ना जानते हो। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो डेटा सामने सरकार ने दिया है, 3 लाख करोड़ के सामने 80,000 करोड़ का सैंक्शन, 40,000 करोड़ रुपए का डिसबर्सल, करीब क्लेम है कि 19 लाख लोगों को दिया है। यानी टिकट साइज बनता है 2 लाख रुपए से कम। हम जो सुनते हैं ग्राउंड से, वो ये सुनते हैं कि न कोई लेना चाह रहा है, और जो सरकारी बैंक है खास करके, वो देना भी नहीं चाह रहे हैं। डिस्क्रिशन का जो इसमें एलिमेंट आया है, उसमें एमएसएमईज को बैंकों से बड़ी दिक्कत आ रही है। आपका फीडबैक क्या है सर? देखिए, आप जो कह रहे हैं वो बात के बारे में अभी मेरी सेक्रेटरी से बातचीत हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, और आपका आपने जो बातें बताई है उसको मैं कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकता। और इसलिए मैंने अभी भी उनको कहा है कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जो पैकेज जाहिर किया है, उसमें उन्होंने बड़े साफ तौर से ये कहा है, ये पैकेज देते समय कि कोलैटरल फ्री लोन, और 100 करोड़ जिनका टर्नओवर है, 25% जिनका प्लांट में इन्वेस्टमेंट है, ऐसे लोगों के लिए 20% कोलैटरल फ्री विदाउट एनी फी लोन मिलेगा। इस कोई गारंटी लेने की जरूरत नहीं है। और इसके बारे में जो गाइडलाइंस है, उसको ले लेकर अलग अलग बैंकों में जो गाइडलाइन चल रही है, उसके बारे में जो डिसबर्समेंट में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ये बात मेरे ध्यान में आई। और दूसरी बात, एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, उनका भी अभी रिजर्व बैंक के कंट्रोल में आई है। गुजरात में, महाराष्ट्र में अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों ने भी बड़े प्रमाण पर फाइनेंस किया है। और गुजरात और महाराष्ट्र में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ये बहुत सक्सेस स्टोरी है, और इसलिए उनके बारे में भी ये सब स्कीम उनका एडवांटेज देना, ये दोनों तीनों बातों के बारे में इसमें जो सुझाव आए हैं और जो जो अड़चने आ रही है उसको सुलझाने के बारे में मैंने अर्थ मंत्री जी को भी अपनी बात लिखी है, और मैं प्रधानमंत्री जी के पास भी मैं अपनी बात बता रहा हूँ। और निश्चित रूप से कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं उसमें, क्योंकि ये डिसबर्समेंट और सैंक्शन, ये भी मुझे पता है कि सैंक्शन होता है और डिसबर्समेंट होने में फिर समय लगता है। तो इस समय जो जो तकलीफें इसमें, मैं हमारा यही कोशिश है, क्योंकि वो विषय मेरे हाथ में नहीं है पूरी तरह से, कि डायरेक्ट वर्किंग कैपिटल के 20% वो डायरेक्ट उनको पैसा दे, और वो बढ़ा के दे विदाउट कोलैटरल। उसके लिए कोई गारंटी नहीं, कोई साइन नहीं, केवल उनसे एक बार साइन कर ले और ले ले। जो गारंटी उनने पहले दी उसके ऊपर ही दे। और एमएसएमई में आपको मालूम होगा उगलिया जी, कि बैंक भी पैसा देती है, उसके लिए हम पहले जो पैसा एमएसएमई को दिया जाता है उसका हम इंश्योरेंस करते हैं हमारे ट्रस्ट में, और उसमें हम लोग ट्रस्ट में करके 75% उनके लोन को हमने ऑलरेडी इंश्योर किया है, सिक्योर किया है। 25% बैंक देती है उनके कोलैटरल पर, और उनके जो एसेट्स होते हैं वो मॉर्गेज होते हैं। तो निश्चित रूप से बैंकों ने 20% ही देना चाहिए, यही प्रधानमंत्री जी के पैकेज का भाव था। और इसके बाद वो इफ्स एंड बट्स डालकर कुछ गाइडलाइंस में देकर अलग अलग बैंकों में जो है ऐसी तकरारें प्राप्त हुई है। और मैं इसको पूरी बातों को निश्चित रूप से फाइनेंस मिनिस्टर तक और प्रधानमंत्री तक लेके जाकर ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल सर, आपने एक बहुत ही अहम बात बताई। ये जो चैंपियन पोर्टल पे 50,000 कंप्लेन अगर आई हैं या समस्याओं को लोगों ने बताया है कि क्या दिक्कतें हैं, तो उसमें जो कॉमन प्रॉब्लम क्या सामने आई, अगर ये आप बता पाएंगे तो ये समझ में आएगा कि सरकार कितनी त्वरित गति से प्रोएक्टिवली इसको एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। आपसे बात करने के पहले मैंने 2-4 अपने दोस्तों को फोन किया जो एमएसएमई में है, यही समझने के लिए कि मैं गडकरी साहब से क्या पूछूं। तो वहां जो कॉमन प्रॉब्लम मुझे समझ में आ रहा है सर, वो ये है कि बैंक एक तो मॉरिटोरियम वाले को दूसरे तरीके से यूज कर रहे हैं। जो ब्याज जुलाई में चार्ज करना है वो अप्रैल, मई में, जून में वो ले रहे हैं। बैंक गारंटी इन कैश कर रहे हैं, कह रहे हैं वर्चुअल मीटिंग पे बात कर लो, तो क्लाइंट को बोलते हैं कि नहीं, पब्लिक सेक्टर बैंक की बात कर रहा हूं, कि नहीं आके फिजिकली दफ्तर में मिलिए, कोई एक शहर में कोई दूसरे शहर में। इस तरह की अजीबो गरीब शिकायतें आ रही हैं सर। सर ऐसा इसमें ऐसा है कि इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी प्रोग्राम, कोई भी डिक्लेरेशन में कई प्रॉब्लम तो आती ही है। और ये बात जरूर है कि एक पॉलिसी डिक्लेयर करने के बाद उसकी जो गाइडलाइंस बनती है, रूल्स बनते हैं, उसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार की अड़चनें पैदा होती है। पर जो भाव प्रधानमंत्री जी का है, जो भाव हम सबका है, हमारे भारत सरकार का है,
वो भाव भी हमने ठीक प्रकार से दिखाया। अभी मैंने उस समय जो डिक्लेरेशन पैकेज किया है, उसमें प्रधानमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री जी ने काफी क्लियर करके सब बताया। और अब प्रॉब्लम ये है कि इसके बाद में भी कोई तकलीफें जो आ रही है, उसके बारे में मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो अभी इसमें हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी, अब ये कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन फॉर एमएसएमई में 100% credit guarantee to bank NBFCs on principal and interest. No need of collateral for taking loans. Rupees 3 lakh crore of loans under this scheme. 4-year tenure loan with 12 months moratorium on principal. Loans to be provided till 31st October 2020. Firms with 25 crore outstanding loans or annual turnover of rupees 100 crore are eligible for the scheme. No guarantee fee. And 45 lakh MSME will be benefited. ये सब उस समय उसमें हमने डिक्लेयर किया हुआ है, पर इसमें जो रूल्स और गाइडलाइंस में अगर कुछ अड़चने आती है तो निश्चित रूप से मेरा भी ध्यान इसके तरफ है और निश्चित रूप से वित्त मंत्री जी के साथ बात करके इसमें से हम सॉल्यूशन भी निकालेंगे और जरूरत होगी तो प्रधानमंत्री जी के पास भी इन सब बातों के बारे में जरूर चर्चा करूंगा। बिल्कुल सर। एक दूसरी बात जिसका जिक्र आपने किया कि जो रिसीवेबल्स हैं और सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी उपक्रम, उनसे ये जो अमाउंट ड्यू है, जो पैसा बाकी है, वो मिलने में अभी इनको टाइम लग रहा है, जिसके कारण वर्किंग कैपिटल की एक दूसरी दिक्कत इनको आई हुई है। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ और जोर लगाने की जरूरत है, क्योंकि पैसा तो सरकार कहीं ना कहीं से इंतजाम करके दे सकती है और प्राइवेट सेक्टर के लोग भी जो रिसीवेबल्स हैं इनको मिल नहीं रहे। तो हुआ क्या है कि मैंने काम चालू कर दिया, वर्कर मेरे पास पूरा नहीं है, सप्लाई चेन में गैप बना हुआ है, ऊपर से मेरे पास जहां पेमेंट आनी है वो आ नहीं रहा है, मुझसे मांगने के लिए आदमी खड़ा हो गया है सामने के लिए। ये एक कॉमन प्रॉब्लम मैं सुन रहा हूं लोगों से, कैसे इससे ओवरकम करें? देखिए, इसी के लिए हमने ये चैंपियन पोर्टल खोला, क्योंकि हमने जो निर्णय हमारे कैबिनेट स्तर पर प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर किया, वित्त मंत्री ने डिक्लेयर किया, हमारे मिनिस्ट्री में से डिक्लेयर हुए हैं, उन निर्णयों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रधानमंत्री जी ने राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी अपॉइंट की है और इन सब निर्णयों को हम इवेल्यूट कर रहे हैं, उसका एक प्रकार से परफॉर्मेंस ऑडिट कर रहे हैं। परफॉर्मेंस ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत बार कहता हूँ, फाइनेंशियल ऑडिट से परफॉर्मेंस ऑडिट इंपॉर्टेंट है। तो किस प्रकार से इसका इंटरप्रिटेशन हो रहा है, क्या क्या दिक्कतें आ रही है, इसके बारे में हम डिटेल्स में है। और मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि आपकी जो तकरारें हैं वो हमारे चैंपियन पोर्टल पर भेजते रहिए। हम एक एक को नोट करके स्टडी कर रहे हैं और उसके आधार पर हम फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ आवश्यकता होगी तो पीएमओ तक हम जाएंगे और उन तकरारों को सुलझाने का पूरा प्रयास हम करेंगे। ये विश्वास मैं सबको देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। आपने गडकरी साहब इकोनॉमिक वॉर और कोरोना वॉर का जिक्र किया। इकोनॉमिक वॉर के बारे में अगर एक ब्रॉड पिक्चर हम देखें तो वो ये है कि जिस चीज की हमको जरूरत नहीं है, हम खुद बना सकते हैं, उसको हम भारत में बनाएं। कॉस्ट के मामले में, क्वालिटी के मामले में कॉम्पिटिटिव हो। लेकिन एक जो बड़ी समस्या है कि बाहर की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हम ला सकें, उसमें यह है, उदाहरण के लिए फ्यूल कॉस्ट, वो 15-20% का पार्ट होता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में। उसकी कीमत बढ़ने से अगर मैं कॉम्पिटिटिव हो भी सकता था, तो अब दूसरा देश ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। इस प्रकार के हर्डल पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान कम है, क्योंकि उसको भी रेवेन्यू चाहिए। इसलिए कॉम्पिटिटिवनेस के लिए जो बड़े टूल होते हैं पॉलिसी के, उसमें सरकार कंजूसी कर रही है, हमको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए। देखिए, देश, अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार की स्थितियां होती है। हमारे यहाँ की लेबर कॉस्ट, ये यूरोपियन कंट्री और यूएसए की तुलना में हमारी कॉस्ट काफी, अभी अभी चाइना की तुलना में भी हमारी कॉस्ट कम आती है। फिर हमारे यहाँ ट्रेड पॉपुलेशन बड़ी देश में रहना, ये मार्केट जो अवेलेबल बाकी देशों में नहीं वो हमारे देश में है, टर्नओवर ज्यादा होता है। तीसरी बात, अब हमने लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए हाईवे बना रहे, दिल्ली मुंबई हाईवे बना रहे। अब मुझे आपको मैं बताता हूँ कि पहले एक ट्रक दिल्ली से मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा मार्ग से जाता है, इसको 48 to 50 आवर्स लगते हैं। समटाइम उसको 60 दिन तक, 60 घंटे लगते हैं। अभी आज हमने जो नया हाईवे बना है उसमें 80 किलोमीटर के स्पीड से जाकर हमारा जो ट्रक है वो मैक्सिमम 20 आवर्स में
20 से 25 आवर के इसमें चला जाएगा। तो एक ट्रक जो है, जो एक महीने में अगर एक 5 या 6 ट्रिप मारता होगा, अब वो 8 या 10 ट्रिप मारेगा। तो 10 ट्रिप मारेगा तो फ्यूल बचेगा, कॉस्ट बचेगी। तो धीरे-धीरे ये भी बात ज़रूर है कि कॉस्ट को कम करना। अब फ्यूल की कॉस्ट में जैसे आपने कहा, मैं आपको अभी मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ करके बताता हूँ कि हमारे यहाँ डीजल ट्रक हम यूज़ करते हैं और वो भी 10 टन का। अब 10 टन के बजाय डबल एक्सल का 40 टन का ट्रक होगा और दिल्ली जैसे शहर में मुंबई से माल आता होगा या दिल्ली का मुंबई जाता होगा, तो दोनों शहर के बाहर में हमारा भी रिंग रोड बना है दिल्ली का, लॉजिस्टिक पार्क बन जाएगा। तो 40 टन के अगर माल आएगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी। अब नया हाईवे बना रहा, उससे कॉस्ट समय बचेगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी, फ्यूल भी बचेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है कि अभी हम लोग डीजल पे ट्रक ला रहे हैं। एलएनजी इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर। और मैं आपको बताता हूँ, एक डीजल ट्रक को एलएनजी में कन्वर्ट करने के लिए 8.5 लाख रुपए लग रहे हैं आज। 2 साल में ये पैसे वसूल होते हैं, इतना सेविंग है। और इसलिए अब एलएनजी के पंप डाल रहे हैं, उससे पोल्यूशन भी कम होगा, इफिशियंसी भी बढ़ेगी और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होगी और फ्यूल कॉस्ट भी बचेगी। तो धीरे धीरे कुछ डीजल के ट्रक हमने सीएनजी पे कन्वर्ट किए, डीजल के व्हीकल। कुछ जगह पर हम उसको एलएनजी पर ले जाए। अभी इलेक्ट्रिक लाने का भी हमारा प्रयास है। तो धीरे धीरे हमने ये किया है कि अब अभी फ्यूल में हमारा मैक्सिमम डिपेंड जो है वो इंपोर्ट पर है। हम बाहर से लाते हैं और क्रूड ऑयल अब ये 7 लाख करोड़ का है। और आप इस बात के साक्षी हैं कि मैं कम से कम 10 साल से आपको जब जब भी इंटरव्यू देता हूँ तो मेरे प्रिय विषय पर इथेनॉल की बात करता हूँ, बायोफ्यूल की बात करता हूँ। अब 20,000 करोड़ की इकोनॉमी 1 लाख करोड़ की बन रही है। अब इथेनॉल पे ऊपर हमारी बाइक तैयार हो गई, इथेनॉल हम कार में डाल सकते हैं, फ्लेक्स इंजन, पेट्रोल या इथेनॉल और कोई भी ले सकते हैं। अब इथेनॉल की बसेस आई है और हमारा किसान गन्ने से इथेनॉल बनता है, गन्ने के जूस से बनाता है, मोलाइसिस से बनाता है, बीएवी मोलाइसिस से बनाता है। और अभी हमने राइस या फूड ग्रेन और कॉर्न से भी बनाने की अनुमति दी है। और ये 20,000 करोड़ की इकोनॉमी 1 लाख करोड़ की होगी। निश्चित रूप से फ्यूल की कॉस्ट कम होगी और हमारे देश में रोजगार निर्माण होगा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। अब धीरे धीरे ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ये 2-3 साल का पीरियड है, इसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन काफी होगा और ये फ्यूल कॉस्ट बचेगी। दूसरा हमारा ऐसा है कि वाटर ट्रांसपोर्ट हमने बनाया, जरा नदियां बनाई। अब हमारे इंडस्ट्री का भी काम है। अभी देखो गंगा में वाराणसी टू हल्दिया जलमार्ग बन गया, फिर 3 मीटर का ड्राफ्ट है। फिर इलाहाबाद प्रयागराज से वाराणसी 1 मीटर का ड्राफ्ट काम हो गया। फिर हल्दिया से बंगाल की खाड़ी है और बंगाल के खाड़ी से ब्रह्मपुत्रा का 3 फुट का ड्रेजिंग पूरा काम हो गया। फिर बराक नदी का काम पूरा हो गया। और मैंने उस समय मंत्री था, बांग्लादेश में जाकर मुगली पोर्ट का भी, बांग्लादेश में जो है मुगली का पोर्ट, वहां का भी ड्रेजिंग कर दिया। अब हमारी इंडस्ट्री अगर पानी से अगर अपना माल ले जाएगी तो देखो कितनी बड़ी बचत हो जाएगी। अब 7,500 किलोमीटर समुद्र का किनारा है, इसका उपयोग क्यों नहीं होता? और इसलिए इसको इनकरेज करने में इंडस्ट्री ने भी आगे आना चाहिए। अगर रोड से जाने में 10 रुपए खर्चा है, रेलवे से जाने में 6 रुपए खर्चा है, तो पानी से जाने में 1 रुपए खर्चा है। और अब हम मरीन फ्यूल में मिथेनॉल का यूज करने का सोच रहे हैं, एलएनजी का सोच रहे हैं। और इतना ही नहीं तो इथेनॉल से मरीन फ्यूल बनाने की बात कर रहे हैं, एविएशन फ्यूल की बात कर रहे हैं, तो सेविंग होगा। अगर हम ये एविएशन फ्यूल, अगर हमारी बायोफ्यूल आ जाएगी आती, तो जेट एयरवेज बंद ही नहीं पड़ता। और उसमें भी से 40,000 करोड़ का उसमें हमारा इंपोर्ट है। तो सरकार इस पे ऊपर लगातार प्रयास कर रही है और जल्दी ही इसके सबके परिणाम आएंगे। और वर्ल्ड में हर देश में कहीं ये अभी पावर रेट है। अब हमारे देश में अगर ये समझो 7 रुपए 8 रुपए यूनिट का रेट आता होगा, तो आप मुझे बताइए यही रेट यूके में कितना है, यही रेट अमेरिका में, यूएसए में कितना है? कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। लेबर कॉस्ट कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। तो मुझे लगता है हमको ओवरऑल, जब अभी जैसे यूरोप देशों में जाओगे आप, इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, तो सब इंडस्ट्रियल एरिया नदी के तीरों पर है और नदी से वाटर ट्रांसपोर्ट के वो पोर्ट में आते हैं। और हमारे देश में नदी के बाजू में इंडस्ट्री डालने प्रोहिबिशन करके रखा हुआ है। तो धीरे धीरे हमारे पोल्यूशन के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन से बिल्कुल देश को बचाना है। पोल्यूशन इज अ बिग कंसर्न। और उसके साथ वाटर ट्रांसपोर्ट,
अलग अलग अल्टरनेटिव फ्यूल का उपयोग करके कॉस्टिंग को कम करने का प्रयास सरकार भी कर रही है। थोड़ा उद्योजक भी इसके लिए इनिशिएटिव ले तो ये निश्चित रूप से हम इसमें यशस्वी होंगे। बिल्कुल सर, देखिए आपसे जब भी बात करते हैं सारे स्टेक होल्डर और एंटरप्रेन्योर्स ये बात कहते हैं कि गडकरी जी के पास जब भी बात करो तो बड़े आइडियाज होते हैं, प्रैक्टिकल आइडियाज होते हैं और उनको स्केल किया जा सकता है और वो रियली ग्रोथ की बड़ी स्टोरी में बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। यू आर ऑलवेज फुल विथ आइडियाज। सर एक चीज और समझनी है आपसे, इसके पहले कि अब आप अपने दूसरे कार्यक्रमों के लिए जाएं, वो ये है कि जो सप्लाई चेन का डिसरप्शन है और जो अभी हमारा सीमा का जो परिस्थिति वहां जो बन गई है, उसके कारण इंपोर्ट के बारे में जो डिस्करेज करने का प्लान है, ऐसा नहीं होगा कि हम किसी और को इकोनॉमिक कॉस्ट इंपोज करें। बिल्कुल करना चाहिए अगर कोई हमको कोई कॉस्ट दे रहा है तो, लेकिन अभी समस्या ये है कि जिस प्रकार का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का हमारा हाल है, उसमें ये कॉस्ट हम पर इंपोज हो रहा है। पोर्ट पे माल अटके हुए हैं, जो चीजें जरूरी हैं वो आ नहीं रही हैं, उसके बिना हमारे यहाँ का बिजनेस ठप होगा और हम जो बना के बेचते हैं डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी, उसमें भी भारी डिसरप्शन हो गया है। मेरा मानना है कि आत्मनिर्भरता या लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं है कि जो ग्लोबल ट्रेड इतना जोर से जुड़ा हुआ है उसको इस तरह से झटका दिया जाए। देखिए, पहली बात तो ऐसे है कि विदेशों से जो इंपोर्ट होता है उसको कम करना चाहिए और कम करने की कोशिश करनी चाहिए। अब आज ही मैंने एक पत्र निर्मला जी को और पीयूष जी को लिखा है कि जो इंडियन उद्यमशील जो लोग हैं, उद्योगपति है, उन्होंने चाइना से माल इंपोर्ट किया है और एलसी से पैसा तो दे दिया। अब वो माल अभी आया पोर्ट पर, अब उसको तकलीफ होगी तो नुकसान चाइना का नहीं होगा, उनकी इंडस्ट्री का नहीं, अपने इंडस्ट्री का होगा। एग्जैक्टली। तो हाँ, तो अभी आप एक बात करो कि भाई चाइना से अगर इंपोर्ट नहीं होना चाहिए तो ड्यूटी बढ़ाओ, जैसे अगरबत्ती पर हमने बढ़ाई, उन चीजों पर बढ़ाओ। पर जो माल अभी इंडियन लोगों ने एलसी पर लाया है तो उसको रोकना है, इंडिया के लोगों को तकलीफ देने वाली बात होगी, तो उसमें थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। तो हमारे थोड़ा से कंस्टेंट होते हैं, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसको हम रिजॉल्व करेंगे। पर एक बात मैं आपको बताता हूँ, आपको मालूम है पीपीई किट का, पहले हमारे देश में अभी 2-2.5 महीने पहले चाइना से स्पेशल हवाई जहाज से पीपीई किट आई थी। आज हमारे यहाँ हम लोग 5 लाख पीपीई किट रोज बना रहे हैं। नागपुर में हमारे एमएसएमई के छोटे छोटे लोग बना रहे हैं, सब देश में बना रहे हैं। और अभी नागपुर में एक पीपीई किट का क्लस्टर है, उसका नाम है ऑरेंज टेक्सटाइल क्लस्टर। आप इस पर फिल्म बनाओ जरूर, एक फिल्म भी मैं बनाइए, आपको भेजूंगा, आप कौस्तुभ से मांग लीजिए। वो क्लस्टर में ये जो पीटर इंग्लैंड, ये जो शर्ट बनता है, ये हमारे नागपुर में बनता है। तो उन्होंने अभी पीपी किट बनाई और उनकी पीपी किट अभी एक्सपोर्ट होने लगी। अभी हम लोग 5 लाख पीपी किट हर रोज बना रहे हैं। अब भारत सरकार अनुमति भी दे रही है और हमारी पीपी किट अब हम लोग अब पूरे देश में हम लोग भेज रहे हैं। इसका चित्र भी अब इसके साथ आ रहा है, ये पूरा नागपुर के यूनिट का है। और ये पीपी किट अभी एक समय हम लोग इंपोर्ट पे डिपेंड रहते थे, अब पीपी किट हमारा देश भेज रहा है। अब कनाडा में, यूएसए में, पूरे वर्ल्ड में हमारी पीपी किट जाने की मौका आया, हमारा सैनिटाइजर जा रहा है अरब कंट्रीज में। तो ये बात गलत है, हमारे लोग भी समझते हैं और आज उसमें हमारी अच्छी पकड़ भी हो गई है और हम अब बड़े प्रमाण पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि इंडियन इंडस्ट्री को, एमएसएमईज को अगर अवसर मिलता है तो इंपोर्ट को कम करना चाहिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। और इसमें और एक बात इंपॉर्टेंट है कि मैं एक स्टैटिस्टिक तैयार कर रहा हूँ, 2 किताबें प्रकाशित कर रहा हूँ कि देश का एक्सपोर्ट कितना है 3 साल का और इंपोर्ट कितना है। और जो इंपोर्ट हो रहा है कुछ जगह पर इंडियन इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए हमको ड्यूटी बढ़ानी पड़ेगी उस आइटम पर, ताकि इंडिया के लोग वायबल बने। तो निश्चित रूप से हम इसका सीरियसली ध्यान पीयूष जी और निर्मला जी दोनों कर रही है और इसके कारण निश्चित रूप से हमारे देश में इंपोर्ट को हम डिस्करेज करेंगे, एक्सपोर्ट को इनकरेज करेंगे और निश्चित रूप से एक्सपोर्ट को बढ़ाते जाकर हमारी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाएंगे। यही हमारी भूमिका है और इससे एक्सपोर्ट बढ़ने से नए रोजगार निर्माण होंगे, हमारे जीडीपी में ग्रोथ में एडिशन होगा और निश्चित रूप में देश का उसका फायदा होगा। बिल्कुल सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि जो जरूरी चीजें हैं उनके इंपोर्ट को डिसरप्ट नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा एक बार मैं फिर इस पर प्रेस करूंगा 30 सेकंड के लिए कि आप ये कह रहे हैं कि रेटोरिक और पॉलिटिकल स्टेटमेंट अपनी जगह है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमको अपना ही नुकसान नहीं करना चाहिए रिटोरिक के कारण। इसलिए जो जरूरी
प्रायोरिटी इंपोर्ट है, उनको डिसरप्ट मत करो, वो एक अलग मुद्दा है चाइना के साथ। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि पहली बात तो हम लोग इंपोर्ट को कम करें, चाहे वो चाइना के साथ हो और किसी देश के साथ हो। और हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में हमारे देश के लोगों को प्रोत्साहित कैसे करें, ये हमें सोचना चाहिए। दूसरी बात, आज की जो विशेष स्थिति है, वो आने के पहले ही हमारे देश के लोगों ने कुछ अपनी एलसी देकर चाइना से अगर कुछ माल लिया, तो वो आने के लिए 15, 20, 25 दिन लगते हैं। तो ये तो 1-1 महीना पहले बुक किया हुआ माल था। अब वो इंडियन पोर्ट पर आ रहा है, वो चाइनीज गुड है। तो आज अगर उसको उसमें देने में अगर उनको मिलने में अड़चन हो जाएगी, क्योंकि हम कहेंगे ये चाइना गुड है, इसको वापस भेज दो। तो ये नुकसान चाइना का हो या चाइना के उद्योगों का नहीं होगा। ये जो माल जो है वो हमारे लोगों ने जो एलसी देकर लाया, उनने पैसा तो दे दिया है, तो नुकसान हमारे लोगों का होगा। तो इसके बाद में अगर हम कोई इंपोर्ट करने वाले उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं, उनके ऊपर हम लोग ड्यूटी बढ़ा उसके ऊपर दें, ड्यूटी बढ़ा सकते हैं। पर अभी जो दूसरे माल आ देशों रहा से है ले आए। उसके बारे में अगर हम कोई कड़ाई अपनाएंगे, तो नुकसान भारतीय उद्योगों का होगा। ये बात को लेते हुए कुछ कंफ्यूजन अगर है, तो मैंने आज पीयूष जी को और निर्मला जी को इसके बारे में आज ही पत्र लिखा है कि इसको वेरीफाई करके उचित निर्णय करें। नहीं, बिल्कुल, ब्लूमबर्ग क्विंट पर आपने आज की इस एमएसएमई डे की चर्चा में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ ब्रेक हमको दिया है कि आपने चिट्ठी लिखी है वित्त मंत्री को और वाणिज्य मंत्री को। ये बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच है आपका और ये बिल्कुल सही अप्रोच है। गडकरी जी, हमेशा की तरह से आपने हमारे लिए वक़्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। और हम पक्के तौर पर जानते हैं कि इस चर्चा से एमएसएमई के जो हमारे प्लेयर हैं, जो बहुत चुनौती का वक़्त अपने सामने फेस कर रहे हैं, उनमें उनको क्लैरिटी भी मिलेगी और आपसे हौसला भी मिलेगा कि सरकार दरअसल बहुत ही प्रोएक्टिव अप्रोच से रिस्पॉन्सिव है और उनकी समस्याओं को एड्रेस करने के लिए आंख और कान खुले रख करके सुनने के लिए तैयार है, जो आप हमेशा आमंत्रित करते रहते हैं। गडकरी साहब, आपको फिर से एक बार बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार।